नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय साहब। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो का जो एग्ज़ाम अभी आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि वीडियो का एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम उसका होगा। और उसी वीडियो का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया था उसके कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आई हूँ और देखूँगी कि आज की क्लास में कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन बनाया गया था और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से अपना जो एक ब्यौरा होता है वो देख लेंगे और अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। यह जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था वीडियो का और जिनके एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, वे सभी जो है वीडियो का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी, बेसिक जानकारी जो कि आप सभी को वीडियो के माध्यम से सर ने बता दिया है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी को वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे मेंशन भी है, आप लोग देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है। अगर पूछे क्वेश्चन में तो क्या होगा, नगरीय सभ्यता। और उसी सभ्यता में दो खोज की गई थी, कौन कौन सी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा 1921, ठीक है, 1921 जो दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी जो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है और आप सभी को पूरा एकदम सीरियल से पढ़ना है तो आप लोग हिस्ट्री अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप सभी को एमसीक्यू करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है यह पूछ रहा है। तो जैसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है या फिर माउंड ऑफ द डेड, क्या कहा जाता है, माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला, इसे क्या कहा जाता है। कहीं कहीं आपको मृतकों का टीला लिखा होगा और कहीं कहीं माउंड ऑफ द डेड। तो ये प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था, माउंड ऑफ द डेड। तो इसको क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो शब्द को मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अगर यह पूछे कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी खोज की गई थी तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। और यहाँ पे जो स्नानागार जो है, बहुत ही बड़ा स्नानागार जो मिला था वह कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसी के मध्य जो स्नान कुंड थी वहाँ भी बहुत ही बड़ी स्नान कुंड भी थी। ठीक है, और यदि बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी होती है तो भाव चित्रात्मक होती है और यह किधर से किधर लिखी जाती है अगर पूछे तो इसकी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता के ही एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी, यहाँ आपको बताना है। ये भी आप सभी लोग देख सकते हैं 2018 की जो आप सभी का वीडियो का एग्जाम रद्द हो गया था वहीं से ये क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछा था। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। तो एस.आर. राव, किसने किया था, एस.आर. राव ने किया था। ठीक है, कब, 1957 में। कब किया था, 1957 में एस.आर. राव के द्वारा खोज की गई लोथल की। ठीक है, और जिसकी खुदाई कब से कब तक चली यह आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और लोथल कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में स्थित है लोथल। अगर पूछे कि लोथल कहाँ पर है तो गुजरात में स्थित है और यह एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कोई एक ही कथन सत्य है तो वह हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सेकंड दिया है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, रॉन्ग। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, नहीं ऐसा नहीं है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, तो नहीं, बिल्कुल। इसमें से कौन सा एक कथन सत्य है तो वह कथन यह है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है, अगर यह पूछे कि कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुआ तो यह सिंधु सभ्यता में। कपास भारत की आदि फसल है, आप सभी को पता है, जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। और यह आप सभी को पता है कि आयात निर्यात में जो है कपास की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
नगदी फसल भी इसे कहते हैं कपास को, आपको पता है। अगर पूछा जाए कि यह कैसी फसल है तो नगदी फसल है, ठीक है। तो यह कहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्शन आपका ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या है कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। यह आपको बताना है कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जन गण मन जो है यह राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई, और यह कब लिखी गई, 11 दिसंबर 1911 को लिखी गई। कब लिखी गई, 11 दिसंबर 1911 को लिखी गई। और यह गाया कब गया, तो यह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में जो है गाया गया था। कौन से अधिवेशन में, जो कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन था वहाँ पे 27 दिसंबर 1911 को यह गाया गया। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट अगला है क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1924 बेलगांव। कौन सी अध्यक्षता की थी, 1924 बेलगांव। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तो बता दें कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वह वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वही ईयर 1924 ईस्वी में बेलगांव के कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार अध्यक्षता की थी। अगर पूछे कि पहली बार किसने अध्यक्षता, पहली और अंतिम दोनों के बारे में पूछे, तो 1924 बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन महात्मा गांधी का महात्मा गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है आर्थिक विचार नहीं है। तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। तो जी हाँ, बिल्कुल यह नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है यह महात्मा गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं था। वो जो है गांधी जी जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे, और उनका विश्वास था कि जो है बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। और उनका कार्य था कि जो अगर जो लोग हैं मशीनों या फिर नवीन जो नई नई टेक्निक्स आजकल आ गई है, अगर उस पर वर्क करेंगे तो उनको क्या होगा, उससे वे आलसी बन जाएंगे ना। तो इसलिए उनका इस पर विश्वास नहीं था। इसके अलावा उनका गांव का सर्वोदय का पुनर्जन्म, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, इन सभी पर इनके विचार थे। बट मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिक उपयोग, इस पर उनका विचार नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि त्रिवेणी संगम। तो सबसे पहले बात करें कि संगम या प्रयागराज में, आप सभी के प्रयागराज में जो है 3 जो है नदियों का संगम है। कौन कौन से, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट क्या है कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमाई युंगडुंग ग्लेशियर से यानी में शुरू होता है, जहाँ इसे कौन सी नदी, यहाँ पे देखेंगे क्या और किस नाम से जाना जाता है। देखिए किसी नदी का यह विवरण हो रहा है जिसमें आप लोग ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर। देखिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का क्या नाम है यह बताना है आप सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर कर दिया है कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। तो वहाँ कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और यह तिब्बत जो है चेमाइंग युंगडुंग ग्लेशियर्स में शुरू होता है, जहाँ इसे स्कांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर पूछे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, उपनदियाँ कौन सी है, तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता आदि सभी जो है इसकी उपनदी हैं। ठीक है, सहायक उपनदी। क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो बता दें क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 1312 किलोमीटर है किसकी, नर्मदा नदी की लंबाई, ठीक है। और यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अगर पूछे कि यहाँ कहाँ से निकलती हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और इस नदी का समागम यानी एंड मीन्स समागम, ठीक है, इसका अंत कहाँ पे होता है, या मुहाना खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में है, ठीक है। और यह किधर से किधर की ओर बढ़ती है, तो यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर। नेक्स्ट है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, रावी नदी पर बनाया गया है। और चमेरा बांध कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसको रावी नदी पर बनाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो किसके माध्यम से किया, यह आपको बताना है। फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे औद्योगिकरण हो जाएगा। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे वह कौन थे, मनमोहन सिंह द्वारा नई उदार आर्थिक नीति आरंभ करने के पीछे ये सारे उद्देश्य थे, ठीक है। और यह इसके जो प्रमुख 3 घटक कौन कौन से थे, तो बता दें कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया, वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ठीक है। बाकी 3 घटक कौन कौन से थे, वैश्वीकरण, निजीकरण। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक उपयोगी जानकारी, जैसा कि आप सभी लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ना अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला वाली ये पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें टॉपिक वाइज सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारी टॉपिक वाइज आप सभी को यहाँ पे क्लियर किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें कि रेट क्या है इस पीडीएफ की, है इसकी प्राइस क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब लोग बहुत ही कम यानी 49 रुपीज़ में आप सभी को 5000 की इस श्रृंखला वाली ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। और एक होता है क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी बुक बहुत सारी पीडीएफ की स्टोर है जिसके बारे में आप सभी लोग डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है क्वेश्चन, कि निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे बताना है आप सभी को कि किसकी संतुष्टि के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को जो है से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पे चारों ऑप्शन देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के या फिर स्वर्ण सिंह समिति की, या फिर आयंगर समिति की, या फिर ठक्कर आयोग की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी का, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब सरदार स्वर्ण संघ समिति की संस्तुति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को कौन सा संशोधन में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लिख लीजिएगा। कौन सा संशोधन, 1976, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें, ठीक है, नोट करते चलेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इस संबंधित जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया था, ठीक है। और बलवंत राय मेहता जो है समिति को जो है पंचायती राज से, आयंगर समिति से केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, को इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। यदि पूछे कि ये बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट है कि नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, यह आपको बताना है। तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वे 6वें नंबर के, कौन से नंबर के, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो नीलम संजीवा रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। और इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो कब से कब थी, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप सभी लोग, 25 जुलाई से, कब से, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982, ठीक है।
लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। और जो है 1977 के जो आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई तो उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 के तहत जो है क्या कहा जाता है, तो क्षमादान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षमादान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कौन से आर्टिकल में, अगर पूछे तो 72, ठीक है। और जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे है क्वेश्चन कि श्री रामनाथ कोविंद यहाँ पे देखेंगे, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, यहाँ आपको बताना है। तो सभी को पता होगा कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जो वर्तमान में जो है कौन है राष्ट्रपति, तो वह श्री रामनाथ कोविंद जी ही हैं भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति। अगर पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, तो श्री प्रणब मुखर्जी जी थे, ठीक है। और अगर पूछे कि महिला में तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, यह आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, नगर परिषद, ठीक है। भारत में जो है ग्राम सुशासन की दिशा में अनुपालन है तो वर्ष 1992, कौन सी, 1992 में भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया। और भारत में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष, अगर पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ व्यवस्था त्रिस्तरीय है और कौन कौन सी थी, तो इसमें जो लागू, इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी। और यह व्यवस्था कितनी थी, त्रिस्तरीय, जिसमें कौन कौन सी थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। यहाँ पे यह सभी थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नगर परिषद को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी का, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। तो कौन से जिले में पेश किया गया था, तो नागौर जिले। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था। आंध्र प्रदेश पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना था। अगर पूछे कि दूसरा राज्य कौन सा बना था तो वह था आंध्र प्रदेश। और यहाँ कौन से जिले में पेश किया गया था, नागौर जिले में पेश किया गया था। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया। कौन से वाले, 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्या है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान यानी पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है और जबकि जहाज जो है पानी पर तैरता रहता है, यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। क्लियर है आप यहाँ से। क्योंकि लोहे की गोली का जो भार होता है उसके द्वारा जो हटाए गए जल के भार से क्या होता है, अधिक होता है, जिससे वह क्या होती है, जल में डूब जाती है। और जो जहाज का जो ढांचा इस प्रकार बनाया ही जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार के क्या हो, भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज जो है पानी में क्या होता है, तैरता रहता है। क्लियर। नेक्स्ट है आप सभी का साइंस के एक दो क्वेश्चन आते हैं आप सभी के में। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो मैंने साइंस में आप सभी को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे करा दिए हैं और बहुत सारी मैंने MCQs करा दिए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है।
उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने क्लासेस लिए हैं साइंस के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो 55 से 60% होती है। कितना होता है? 55 से 60% होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? तो आपको बता दें, और जो बाकी के जो बचते हैं रुधिर कण क्या होते हैं, 45 से 40% क्या होती है? रुधिर कण क्या होती हैं। अगर बात करें कि प्लाज्मा में जल का भार कितना होता है, तो 90% जल की मात्रा होती है और 10% क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? त्रिपिटकों में कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है नहीं होगा, उपशाखा पिटक, ठीक है। उपशाखा पिटक जो है त्रिपिटकों में शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। और इनके उपदेश कैसे होते थे? मौखिक ही होते थे। और इनके जो मतलब शिष्यों ने जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है वह किस में किया है? त्रिपिटक में किया है, ठीक है। इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है, तो त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है और बुद्ध ने नहीं लिखी थी, उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा इसका संग्रह त्रिपिटक में पेश किया गया, ठीक है। और त्रिपिटक में जो है सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक और विनय पिटक आदि सभी का उल्लेख है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? लेकिन उपशाखा पिटक का इसमें उल्लेख नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? जो 3 रत्न दिए जाते हैं उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह कौन से हैं? यहाँ आप सभी लोग बताएंगे। उससे पहले बताते हैं आप सभी को कि जो है जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछे कि कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है बताएंगे आप सभी लोग। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, ठीक है। अगर पूछे कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अगर पूछे कि त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। त्रिरत्न त्रिपिटक कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे त्रिरत्न की बात हो रही है, तो कौन सा है, कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी क्लियर हो जाएगा। डी, इसमें क्या हो जाएगा? डी जो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्या हो जाएगा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? इसके बारे में बताना है आप सभी को। तो सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा माना जाता है और 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्शन कर लीजिए, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें उल्लेख करता है तथा अशोक की जो धम्म की जीत जो है वह ग्रीक राजाओं एंटियोकस, क्या हो जाएगा? एंटियोकस ऑफ सीरिया यानी एंटियोक, और मिस्र के टॉलेमी तुर्मय और सिकंदर के एपिरस अलिका सूत्रों पर हुई है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इसमें कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसमें योगदान दिया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है, ठीक है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु उसने इसका केवल आधार ही बना पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों को बढ़ाया एवं बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो अगर पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के संस्थापक हैं, तो बताते खिलजी वंश के शासक अगर बात करें कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट है, तारीख़े, क्या है? तारीख़े फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख़े फिरोज शाही के लेखक हैं, और यह एक इतिहासकार थे। कौन?
जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है। और यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध कृति जो है तारीख़ फिरोज शाही है, ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। किसके अंतर्गत? तारीख़ फिरोज शाही के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आपके वीडियो के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है जो कि मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगी। और देखिए आप सभी को एग्ज़ाम जो है होना है, तो अभी से तैयारी करेंगे और देख लीजिए कि इसी तरीके से आएगा। अगर आप जो है टॉपिक वाइज आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और इसकी क्लासेस ले लेते हैं अच्छे से और डेली एमसीक्यू लगाते हैं, तो आपको इसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरीके से। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर चैनल पर। और अपनी जो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर मत करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ें, तो प्रज्ञा मैम द्वारा जो है सारी क्लासेस अच्छे से कराई गई है। उसकी प्रीवियस जो आप सभी की वीडियोज़ है उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को कंटिन्यू कराएंगे ही। और आप लोग प्लीज़ जो है यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करिए, अपनी देखिए कि तैयारी कितनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।